वेलकम बैक साथियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर के भारतीय राज्य व्यवस्था बुक के टॉपिक संघीय व्यवस्था को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में जिस प्रकार से जो लक्षण हैं वो पूर्णतः संघात्मक व्यवस्था के लक्षण दिए हुए हैं, लेकिन कतिपय हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है या निर्बल हुई है, कमज़ोर हुई है, तब तब वो पराधीनता की ओर बढ़ी है और विदेशी शक्तियों के अधीन हो गई है। तो इसी से बचने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे तत्व भी भारतीय संविधान के अंतरंग में और बहिरंग में डाले जिससे कि यह इसका झुकाव एकात्मकता की ओर भी बढ़ गया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो संघीय व्यवस्था होती है या संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है उसके मूल लक्षण क्या होते हैं और क्या वे भारतीय संविधान के अंदर भी परिलक्षित होते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपका सवाल बनेगा तो किस प्रकार से बन सकता है, तो पहले उसकी चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान केवल सिद्धांत में संघीय है या क्रियान्विति में अर्धसंघीय है, एवं यदि आवश्यक हो तो उसे एकात्मक व्यवस्था में रूपांतरण का लचीलापन भी है, विवेचना कीजिए। इस तरीके से सवाल आपका बन सकता है। कैसे कि भारतीय केवल सिद्धांत में संघीय है और क्रियान्विति में क्या है, अर्धसंघीय है या एकात्मकता की ओर इसका झुकाव है, और यदि आवश्यकता हो तो एकात्मक व्यवस्था में रूपांतरित भी हो जाता है, यानी कि संकट काल के समय इसमें एकात्मकता की ओर बढ़ने के लक्षण दिखाई देते हैं। इसकी विवेचना करनी है। तो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि यद्यपि भारतीय संविधान में संघराज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में यह एक संघराज्य है। भारत क्या है, वास्तव में एक संघराज्य है और भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के सभी लक्षण विद्यमान हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले इन लक्षणों को भी देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण संघात्मक व्यवस्था के होते हैं जो भारत में भी मौजूद हैं। और वो लक्षण है, राज्यों में शक्ति का विभाजन किया गया है। किस किस में, संघ में और राज्यों में शक्ति का विभाजन किया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता यहाँ दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, तो संविधान की जब सर्वोच्चता दिखाई देती है और संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, तो तीसरी जो मुख्य संघीय विशेषता है वो भी यहाँ दिखाई देती है, स्वतंत्र उच्च न्यायालय की व्यवस्था। यानी कि संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, यानी संविधान ही सर्वोच्च शासनकर्ता हो और स्वतंत्र न्यायपालिका हो उसकी रक्षा करने के लिए, और लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए, और उच्च सदन राज्यों का भी सदन होना चाहिए। जो उच्च सदन जैसे राज्यसभा हमारा क्या है, राज्यों का सदन है, उसी प्रकार से ये चारों विशेषताएं, पांचों विशेषताएं भारतीय संविधान में दिखाई देती हैं। कौन कौन सी, संघ और राज्यों में शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र उच्च न्यायालय और लिखित कठोर संविधान, एवं उच्च सदन राज्यों का सदन। तो ये सभी विशेषताएं भारतीय संविधान में दिखाई देती है, भारतीय संघीय व्यवस्था में दिखाई देती हैं, जो इसे ठोस रूप से या मजबूत रूप से संघीय व्यवस्था की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर करती है। तो संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। लेकिन इसी के साथ भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का भी हम यहाँ परीक्षण करेंगे कि भारतीय संविधान में वो कौन कौन से एकात्मक लक्षण हैं जो परिलक्षित होते हैं। यदि भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के तत्व, एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। दूसरा, भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों की। तो यहाँ है कि भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे, वो जो मैंने पूर्व में बताया था कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है तब तब देश की एकता भंग हो गई है और उसे पराधीन होना पड़ा है। तो इसी बात से चिंतित होकर संविधान निर्माताओं ने इतिहास की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित
समझा कि संविधान में ही कुछ ऐसे आर्टिकल्स डाले जाएं जिससे कि संविधान एकात्मकता की ओर बढ़ जाए, जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल नहीं होनी चाहिए। और वो तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला, इकहरी नागरिकता। भारत के किसी भी कोने का निवासी भारतीय ही कहलाएगा, भारत देश का निवासी ही कहलाएगा। इकहरी नागरिकता है, उसे राज्यों की नागरिकता प्राप्त नहीं है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में अधिक। जो मुख्य विषय हैं, जो मेजर विषय हैं जिन पर कानून बनाने का जो काम है वो केंद्र सरकार ही करती है, इसलिए राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। और क्या है? संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया है ना, जिससे भी क्या है कि राज्यों को अलग से अपने नियम कानून बनाने की छूट नहीं मिली हुई है और केंद्र अधिक शक्तिशाली रहता है। केंद्रीय सरकार या संसद को साधारण बहुमत से राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे भी राज्य कंट्रोल में रहते हैं और केंद्र अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है। और केंद्रीकृत न्याय व्यवस्था है हमारे, मतलब यानी कि जब कोई उच्च न्यायालय में कोई विवाद का निर्णय, तो उसके लिए अपील करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय में है, जो केंद्र सरकार के अधीन है, तो इससे भी उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। और संकट काल में यह पुनः ही एकात्मक शासन की ओर बढ़ जाता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करने से भी केंद्र की शक्ति अधिक मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि राज्यपाल एक तरीके से राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आर्थिक दृष्टि से भी राज्यों की दुर्बल स्थिति है, क्योंकि उन्हें आर्थिक या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कि वो लगातार केंद्र मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेजे जाते हैं। कुछ मुख्य जो विशेष प्रकार के जो विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो इससे भी केंद्र की स्थिति मजबूत होती है। अपेक्षाकृत सुपरिवर्तनशील संविधान केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेद का निवारण आदि, यानी कि ऐसा सुपरिवर्तनशील संविधान है जिसमें संसद अपने नवीन परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन कर सकती है, और केंद्र द्वारा राज्यों के जो मतभेद होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो मतभेद होते हैं, उनका निस्तारण करने का कार्य भी केंद्र सरकार मध्यस्थता के माध्यम से करता है। तो ये जो तत्व थे, ये पूरी तरीके से संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित कर देते हैं। ये जो तत्व हैं, ये अंतरंग में स्थित तत्व हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं नंबर 2 बिंदु की, जिसमें है भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। जो भारतीय संविधान प्रावधानों के अतिरिक्त भी ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देता है, जिससे एकात्मकता में वृद्धि हुई। और ये किस वजह से हुई? केंद्रीकृत संघवाद का उदय हुआ। ऐसे कुछ तत्व इस प्रकार हैं, और वो पहला क्या है? प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व या चमत्कारिक नेतृत्व। आपने इंदिरा गांधी के शासनकाल को देखा होगा, तो वो काल प्रधानमंत्री के चमत्कारिक व्यक्तित्व का काल था। और अभी हाल ही में हम श्री नरेंद्र जी मोदी के कार्यकाल को देख रहे हैं, तो ये कार्यकाल भी चमत्कारिक नेतृत्व है, जिसमें एक व्यक्ति विशेष समस्त पार्टी का संचालन कर रहा है और उसी के नाम पर सभी कार्य हो रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद जो मंत्री हैं उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उनकी जांच भी जो केंद्रीय एजेंसी करती है, इसकी वजह से भी क्या है, जो बहिरंग है उसमें भी एकात्मकता के तत्व दिखाई देते हैं। इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान और व्यवस्था में संघीय शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन इसमें एकात्मक शासन प्रणाली के भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान वैसे तो सभी जो बिंदु हैं संघीय व्यवस्था के उनको फॉलो करता है, लेकिन फिर भी जैसे एकरी नागरिकता, शक्ति विभाजन है, और संकट काल में एकात्मक शासन है, और राज्यपाल की नियुक्ति है, ये ऐसे कार्य हैं जिनसे क्या होता है कि एकात्मकता की ओर भी यह बढ़ जाता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे।